खबरों के कई एस्पेक्ट्स, कई पहलू होते हैं, उनकी बारीकियां अलग अलग होती हैं। इन बारीकियों को आप सामने लेकर आते हैं मैं खास करके अजय कुमार, मिस्टर एनालाइजर। मिस्टर एनालाइजर में जिन मुद्दों पर आज हम विश्लेषण करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच चलती लड़ाई के बारे में। ताजा मिसाल केरल से है, लेकिन बंगाल से ऐसी मिसाल हमने पहले कई बार देखी है। आखिरकार इस लड़ाई का मतलब क्या है? सरमाया। फिर बात करेंगे पूरे ब्यूटी बाजार की। हमारे देश में ऐसा लगता है कि हम अपने आप को सुंदर दिखाने की होड़ में 2000 अरब करोड़ रुपए खर्च करते हैं। 2000 करोड़ अरब। साहब, ये समझ में नहीं आता कितनी बड़ी फिगर की बात हम कर रहे हैं, लेकिन ये वास्तविकता है। और फिर बात करेंगे सिडनी में टीम इंडिया के साथ आखिरकार ये साजिश कौन रचा जा रहा है? कौन चाहता है कि टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप नहीं जीते? केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की सरकार के बीच में जो घमासान मचा हुआ है, इस घमासान का विश्लेषण आज हम आपके सामने कर रहे हैं। राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच विवाद होना भारतीय लोकतंत्र में नया नहीं है। ऐसे कई विवाद पहले भी हो चुके हैं। कई दशकों से राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में विवाद होते रहे, लेकिन बीते 8 सालों में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच के विवाद इतने तीखे हो सकते हैं, यह अभी तक इसका अनुभव भारत में बहुत कम देखने को मिला है। केरल के राज्यपाल ने 11 वाइस चांसलर को इस्तीफा देने का नोटिस जारी किया। आरिफ मोहम्मद खान जो केरल के राज्यपाल हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री पिनरई विजयन को खत लिखकर कहा कि मुख्यमंत्री के जो कैबिनेट के मंत्री हैं एन बालगोपाल, ये जिस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, ये आपत्तिजनक है। उसके बाद मंत्री ने एन बालगोपाल ने राज्यपाल के उत्तर प्रदेश में होने पर बयान जारी कर दिया था। उस पूरे विवाद के बाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हाईकोर्ट पहुंचे और हाईकोर्ट ने राज्यपाल के फाइनल डिसीजन तक सभी को पद पर बने रहने की रियायत दे दी थी। लेकिन इसी बीच सीपीआईएम ने एक मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हस्तक्षेप की अपील कर दी, यानी कि मामले को और ज्यादा एस्केलेट करते हुए आगे बढ़ा दिया गया। राज्यपाल और सरकार के बीच का यह विवाद जबरदस्त आक्रामक रुख ले चुका है। इसकी शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले जरा आप इसे समझिए। कुन्नूर विश्वविद्यालय में मलयालम विभाग में नियुक्ति को लेकर यह विवाद शुरू हुआ। मुख्यमंत्री के निजी सचिव की पत्नी की नियुक्ति को लेकर यह विवाद जो शुरू हुआ, आज यहां तक पहुंच गया है। इंटरव्यू में पी विजयन के निजी सचिव की पत्नी का रिसर्च स्कोर सबसे कम था। बावजूद इसके इंटरव्यू पैनल ने उनके सिलेक्शन को पास कर दिया और उन्हें फर्स्ट घोषित कर दिया गया। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई, क्योंकि यह मामला उनके संज्ञान में लाया गया। राज्यपाल ने कहा कि वो एकमात्र रबर स्टैंप नहीं हो सकते। चयन की पूरी प्रक्रिया अगर तमाम दिक्कतों से भरी है, तो ऐसे में राज्यपाल के पास ये अधिकार है कि वो राज्य सरकार और खास करके जब वो वाइस चांसलर्स के फैसले को पलट सकते हैं। राज्यपाल के इस स्टैंड के बाद केरल का पूरा मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री के साथ राज्यपाल के विरोध में खड़ा हो गया। राज्यपाल ने वाइस चांसलर के चयन में यूजीसी के नियमों के उल्लंघन की बात स्पष्टता से सामने रखी, तो मुख्यमंत्री पी विजयन ने उन्हें आरएसएस का हथियार बना दिया। यानी कि सीधे सीधे आरिफ मोहम्मद खान के ऊपर और उनके व्यक्तित्व के ऊपर, उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि के ऊपर सवाल खड़े कर दिए गए। 2019 के बाद से ऐसे कई मौके सामने आ चुके हैं जहां पर केरल की माओवादी या यूं कहें कि मार्क्सवादी सरकार, जो कि दरअसल वामपंथी सरकार है, स्थानीय तौर पर उन्हें कई बार माओवादी, मार्क्सवादी इस तरह के उपनाम से संबोधित किया जाता है, इसलिए इन उपनामों का मैंने इस्तेमाल किया। तो केरल की सरकार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के बीच में तनातनी नई नहीं है। लोकपाल और लोकायुक्त बिल को लेकर भी विवाद हुआ था। केरल के मंत्रियों के द्वारा राज्यपाल के अपमान का मामला भी सामने निकल कर आया था।
सीएए के खिलाफ बिना राज्यपाल की अनुमति के सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के खिलाफ राज्य सरकार की अपील, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री या यूं कहें कि राज्य प्रशासन के आमने सामने है। अब आपको हम एक ऐसी चिट्ठी दिखा रहे हैं जो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 25 अक्टूबर को लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा है कि पी विजयन के मंत्री के.एन. बालगोपाल सम्मान खो चुके हैं, इसलिए उन्हें पद से हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने राज्यपाल के पद की गरिमा का अपमान किया है। इसके तुरंत बाद ही केरल ने लेटर वॉर की एक नई शुरुआत देखी। मुख्यमंत्री पी विजयन ने कहा कि मंत्री तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बालगोपाल जी, उनको हटाने की कोई आवश्यकता नहीं। मंत्री ने भाषण में कुछ भी ऐसी बात नहीं की जो कि गलत हो। इसके बाद लेफ्ट फ्रंट की सरकार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ 1 लाख कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करने की योजना बना रही है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री विजयन न सिर्फ शामिल होंगे बल्कि उसकी अगुवाई भी करेंगे। यह विवाद इसलिए हम आपके सामने रख रहे हैं कि जिस तरीके से वाइस चांसलर को हटाए जाने का पूरा मामला सामने खड़ा हुआ है, यह बताता है कि आरिफ मोहम्मद खान जो कि राज्यपाल है, उनके पास पूरा अधिकार है कि यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की नियुक्ति और उन्हें पदभार से मुक्त करने की जिम्मेदारी उनकी हो। आरिफ मोहम्मद खान है कौन, यह आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। आरिफ मोहम्मद खान सिर्फ एक इस्लामिक स्कॉलर नहीं है, बल्कि डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान वो शख्सियत है जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कैबिनेट में मंत्री पद पर रहते हुए शाहबानो केस के खिलाफ राजीव गांधी को न सिर्फ काउंसिल किया था, बल्कि उन्होंने कैबिनेट का पद छोड़ दिया था। बहुत बड़ा फैसला था वो। शाहबानो केस ने हिंदुस्तान की आईन में कई मूलभूत परिवर्तन कर दिए और वही एक ऐसा मामला था जहां से अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की शुरुआत बड़े पैमाने पर भारतीय राजनीति में हुई है। आरिफ मोहम्मद खान ने उसका पुरजोर विरोध किया था, यह जानते हुए कि शाहबानो केस दरअसल मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है उस वक्त की केंद्र सरकार के द्वारा। आरिफ मोहम्मद खान की ख्याति में यह भी कह सकता हूं आपको कि मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। जबरदस्त पढ़ाई लिखाई के तरह से दक्ष हैं वो। कई हिंदू धार्मिक पुस्तकों का उन्होंने उर्दू में ट्रांसलेशन किया है। 4 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। उनके साथ अगर आप बैठें तो जितनी गीता के श्लोक वो आपको पढ़कर सुना सकते हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर दावे के साथ कह सकता हूं कि आज अच्छे से अच्छे गीता के जानकार उतने श्लोक आपको नहीं बता पाएंगे। चाहे आप गीता की बात करें, रामायण की बात करें, महाभारत की बात करें, पुराणों की बात करें, आरिफ मोहम्मद खान एक अपने आप में डिक्शनरी है। लेकिन जब यही आरिफ मोहम्मद खान केरल में राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किए जाते हैं तो केरल की सरकार इनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है। केरल में राजनीतिक हिंसा बड़े पैमाने पर है और खास करके जब आप संघ परिवार या उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हो रहे हिंसा की बात देखें। आरिफ मोहम्मद खान ने जब इस पर सवाल पूछे तो केरल की सरकार उनके ऊपर चढ़ गई। केरल में पीएफआई के प्रचार और प्रसार पर आरिफ मोहम्मद खान जो कि राज्यपाल हैं, उन्होंने बार बार केरल की सरकार से कई सवाल पूछे। केरल की सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। हम यहां पर यह बात कहना चाहते हैं आपको कि आरिफ मोहम्मद खान ने कई मौकों पर पैरोकारी की कि पीएफआई को प्रतिबंधित संगठन के लिस्ट में डाल देना चाहिए। केरल की सरकार ने केरल के हाई कोर्ट में हलफनामा जरूर दिया था, लेकिन कभी भी पीएफआई के प्रतिबंधित होने की बात केरल की सरकार की तरफ से नहीं आई। केरल में हिंदुओं के धर्मांतरण और प्रताड़ना के कई मुद्दे पर सरकार चुप्पी साधे रही। इन सभी मुद्दों पर राज्यपाल ने अपनी बात मुखरता से सामने रखी। राज्य के कानून व्यवस्था पर भी जब सवाल उठे तब भी आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य सरकार से जानने की कोशिश की कि आखिरकार क्या हो रहा है। कई असंवैधानिक नियुक्तियों पर भी सरकार ने जहां मौन साधा, वहां पर आरिफ मोहम्मद खान ने केरल की सरकार की बाग खींची। Certain organization and certain ideologies which consider that violence can be used legitimately to achieve their political goals. Now,
the government, we, society, more than government, the society need to be aware of this, and government need to take firm action against such people and show them their place, that what they are doing is unlawful. और इस पूरे विवाद पर एक ताजा मोड़ आया है। हमारे संवाददाता प्रमोद राघवन ने यह अभी ताजा जानकारी दी है। उनका यह कहना है कि मुख्यमंत्री पी विजयन ने अपने वित्त मंत्री को हटाने की राज्यपाल के निवेदन को खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि हर फैसला गलत नहीं हो सकता और राज्यपाल चाहे तो कानूनी चुनौती के लिए तैयार रहे। यानी कि केरल के मुख्यमंत्री राज्यपाल से टकराव के पूरे मूड में दिखाई दे रहे हैं। यह अभी जानकारी हमारे संवाददाता ने हमें दी। अब हम आपके सामने यह भी प्रस्तुत करना चाहते हैं कि केरल में यह विवाद पहले से ही चल रहा है। केरल से पहले मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच का विवाद बड़े पैमाने पर हमने कहां देखा? हमने इसे देखा पश्चिम बंगाल में, जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उस वक्त के राज्यपाल और आज के मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से कई मुद्दों पर दो हाथ करती दिखाई दे रही है। 5 महीने में 14 बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल से भिड़ंत तक की। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर डीजीपी के तबादले पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ ठन गई। जादवपुर यूनिवर्सिटी के दौरे को लेकर भी विवाद हुआ, जिसमें कि राज्य सरकार ने राज्यपाल के अधिकारों को चुनौती दी। दुर्गा पूजा में मुख्यमंत्री के व्यवहार पर जो विवाद शुरू हुआ, उस पर भी उस वक्त के राज्यपाल धनखड़ के खिलाफ कई तरह की राज्य सरकार की तरफ से टिप्पणियां सामने आई। सुंदरबन में राज्यपाल धनखड़ के यात्रा के दौरान प्रशासन का कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से प्रोटोकॉल का वायलेशन हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन राज्य सरकार यानी कि ममता बनर्जी की सरकार ने चुप्पी साध रखी थी। कई तरह के ऐसे मामले सामने आए, लेकिन जब यही राज्यपाल धनखड़ ममता बनर्जी से राज्य के घोटालों पर सवाल करते थे तो सरकार चुप रहती थी। जब राज्य में सीबीआई के प्रवेश पर सवाल उठता था तो सरकार मौन रहती थी। जब पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा होती थी और सरकार मौन रहती थी तो राज्यपाल धनखड़ उनसे सवाल पूछते थे। जब केंद्र के मंत्रियों के खिलाफ पत्थरबाजी होती थी और राज्यपाल धनखड़ उस वक्त सवाल उठाते थे तो ममता बनर्जी की सरकार चुप रहती थी। राज्य में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती चली गई और इसके ऊपर जब राज्यपाल धनखड़ ने सवाल उठाए तो ममता बनर्जी की सरकार चुप रही। एक और मिसाल आपके सामने रखते हैं, जहां पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में जबरदस्त ठंडती है। दिल्ली, उपराज्यपाल और केजरीवाल की सरकार, ऐसा लगता है जैसे कि एक दूसरे के विरोधी खेमे में खड़े दिखाई देते हैं। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, 3 उपराज्यपाल बदल चुके हैं, लेकिन उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच विवाद का सिलसिला इतना लंबा है कि उसको सामने रखते रखते शायद हमारा शो ही खत्म हो जाए। मौजूदा विवाद देख लेते हैं। आबकारी नीति को लेकर उपराज्यपाल की वजह से जांच हुई, उसके वजह से उप मुख्यमंत्री के ऊपर सीबीआई और ईडी के छापे पड़े। मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल के साथ विवाद खड़ा कर दिया। आईएएस अफसरों की तैनाती को लेकर उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच में जबरदस्त खींचतान है। सीसीटीवी कैमरे के मुद्दे पर भी विवाद हुआ है, जहां पर मुख्य सचिव आशु प्रकाश के इस पूरे मामले का विवाद इतना बड़ा हो गया कि इसे अब फिर अलग स्तर पर ले जाना पड़ा। दिल्ली में हरियाली को लेकर, प्लांटेशन ड्राइव को लेकर भी उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच में ठन गई। बिजली की सब्सिडी हो, पानी की सब्सिडी हो, ये तमाम मुद्दे हैं जहां उपराज्यपाल अगर सवाल खड़े करते हैं तो दिल्ली की सरकार मौन साध लेती है। एलजी के सवाल पूछते रहते हैं, दिल्ली की तरफ से जवाब नहीं आता। इस तरह के कई मामले हैं जो हमारे देश में हैं, लेकिन आज जो बुनियादी सवाल हम आपके सामने रखना चाहते हैं, जो हम केरल में देख रहे हैं, ये हमारी संवैधानिक परंपरा और संवैधानिक परिनिधि पर बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। आरिफ मोहम्मद खान और
विजयन की सरकार जिस तरीके से आमने सामने है, ये एक बात को स्पष्ट करते हैं कि दो तरह के माइंडसेट के साथ सरकारें नहीं चलाई जा सकती। सेक्टोरियन पॉलिटिक्स के आधार पर सरकारें नहीं चलाई जा सकती। राज्यपाल की प्रमुखता को मुख्यमंत्रियों को मानना ही पड़ेगा। हमें से ऐसा कौन होगा जो अपने आप को सुंदर नहीं दिखना चाहता होगा, जिसे देखकर आप खुद भी अपने आप को जब आईने में देखें और आपको लगे कि हां, आज तो हम जच रहे हैं। खास करके जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारी महिलाएं जब अपने आप को मिरर्स में देखती हैं या फिर कहीं बाहर निकलती हैं तो इस बात का कॉन्फिडेंस उन्हें हो तो कितने खूबसूरत लग रही है। सुंदरता के पैमाने हिंदुस्तान में हमेशा से रहे हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा मूलभूत परिवर्तन उस वक्त आया जब कई विदेशी कंपनियों ने हिंदुस्तान में मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड और इस तरह के कई पैजेंट्स का आयोजन शुरू किया। याद कीजिए, साल 1994 सुष्मिता सेन को मिस यूनिवर्स के खिताब से नवाजा गया था। पूरी दुनिया की 70 से भी ज्यादा सुंदरियों को पछाड़कर सुष्मिता सेन पहली भारतीय महिला बनी थी जिन्हें मिस यूनिवर्स के खिताब से नवाजा गया था। उसी साल ऐश्वर्या राय को भी मिस वर्ल्ड का खिताब मिला था 1994। आज हम बात कर रहे हैं 2022 और फिर सदी बदली। साल 2000 में मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड और मिस एशिया पैसिफिक तीनों ही सुंदरता के इस खिताब में भारत का नंबर सबसे आगे आया। लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बनी, प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड बनी और दिया मिर्जा एशिया पैसिफिक की सबसे खूबसूरत महिला। 2017 में एक बार फिर मानुषी छिल्लर ने वर्ल्ड में मिस वर्ल्ड का ताज अपने नाम पर किया। यानी करीब पिछले 20-25 सालों से दुनिया ने भारतीय महिलाओं, भारतीय युवतियों को कई तरह के ब्यूटी पैजेंट्स में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पाती हुई देखी। और इसके साथ ही हिंदुस्तान में ब्यूटी का एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया। ऐसा नहीं था कि भारतीय महिलाएं खूबसूरत नहीं थी, हमेशा से थीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर अपने आप को किस तरीके से निखार कर भारतीय महिलाएं प्रस्तुत कर सकती हैं, हिंदुस्तान ने इसका एक बहुत बड़ा फेरबदल 1994-95 से देखना शुरू किया। और फिर जो हम कहते थे पारंपरिक सुंदरता या फिर आंतरिक सुंदरता, यह धीरे धीरे पीछे होता चला गया और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के द्वारा सुंदरता भारतीय परिप्रेक्ष्य में सबसे ज्यादा सामने आने लगा। इसकी एक मिसाल यह भी थी कि हमारे देश में ही गोरेपन की क्रीम बिकती थी सबसे ज्यादा। कई तरह के ऐसे क्रीम्स हैं जो हमारे देश में बिके, जो कि ऐसा लगता था कि कोई भी युवती अगर शादी करने के लिए तैयार है तो उसके घर वाले कहते थे भाई इस तरह का क्रीम लगा लो, थोड़ी ज्यादा सुंदर दिखोगी, थोड़ी ज्यादा गोरी दिखोगी। जाहिर सी बात है, इससे भेदभाव काफी बढ़ा रंग की वजह से, लेकिन सुंदरता के पैमाने में एक बहुत बड़ी तब्दीली पूरे देश ने देखी। ये बातें मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूं, ये तो आप जानते हैं। आज सुंदर दिखने के लिए हमारे देश की नौजवान आबादी, खास करके जो महिला आबादी है, बड़े पैमाने पर ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती है। और ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स कई बार सामान्य दिखने वाली महिलाओं को भी बड़ी अलग तरीके से, अचंभित तरीके से प्रस्तुत कर देती है। और इसके कई गुण हैं साथ। अगर आप आज YouTube पर चले जाइए तो कई इस तरह की क्लासेस चलती हैं जहां आप अपने आप को, अपनी सुंदरता को कैसे निखार सकते हैं, इस तरह के कई कोर्सेज हैं। कई महिलाएं तो इसका पूरा कोर्स लेती हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे देश में जहां कॉस्मेटिक्स का कारोबार बड़ा सीमित हुआ करता था 90 के दशक में, वो आज 2022 में इतना बड़ा बन चुका है, इतना बड़ा कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आज आप किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में चले जाइए, किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग पे चले जाइए, आपको हर तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे और उसकी रेंज जानकर आप अचंभित रह जाएंगे।
इसकी रेंज 10 रुपए से शुरू होकर 50,000 1,00,000 रुपए तक जा सकती है साहब। आप 20 रुपए में भी एक लिपस्टिक खरीद सकते हैं, और अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो आप 10,000 का लिपस्टिक भी खरीद सकते हैं। और हमारे देश में अब इस बात की होड़ लग गई है कि हम कितने महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यह बात लोगों के दिमाग में फिट कर दी गई है कि जितने महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उतनी ही ज्यादा आप सुरक्षित रहेंगे और आपकी स्किन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको कहते हैं मार्केटिंग गिमिक। हम आपके सामने एक एड अभी रखना चाहते हैं। यह दूरदर्शन पर आमतौर पर चला करता था। इस एड को देखकर आप जरा सोचिएगा कि क्या हुआ था। यह देखिए अभी आपके सामने है, वीको वज्रदंती करके क्रीम आता था, और ये एड आप देखिए, वीको टर्मरिक, ये एड अभी आपके सामने है। इस एड को याद करके जरा सोचिए कि आज इस एड की जगह क्या हमारे आसपास है। आज आप लॉरियल का एड देख लीजिए, मैक का एड देख लीजिए, बहुत तब्दीली आ गई। ये सारी बातें आज हम आपके सामने इसलिए बताना चाहते हैं क्योंकि आज हिंदुस्तान में कुछ व्यापार के आंकड़े सामने आए हैं जो हम सबों को अचंभित कर रहे हैं। हमारे देश में ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कारोबार 2,150 अरब रुपए का हो चुका है। 2,150 अरब। और अगले साल 2023 में ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बाजार हिंदुस्तान में 2,750 अरब रुपए का होगा। आप अगर शून्य जोड़ना शुरू करेंगे तो आप शायद जोड़ नहीं पाएंगे। इस पूरे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के कारोबार में पर्सनल केयर पर, यानी कि खुद के अपने साज सजाव पर 50% खर्च किया जाता है, और यह पूरा कारोबार इतना बड़ा है। आपकी त्वचा कितनी खूबसूरत दिखे और आप अपनी त्वचा की वजह से कितने ग्लैमरस दिखें, ये बाजार 26% का है। और सिर्फ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बात करें, यानी कि आई लैशेज, मस्करा, काजल, तरह तरह के फाउंडेशंस, ये भी अपने आप में जबरदस्त कारोबार है इसका साथ। सबसे मजेदार और बड़ा बदलाव तो यह है कि महिलाएं तो अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए या अपनी सुंदरता को निखारने के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती ही हैं। हमारे देश में पुरुष पीछे नहीं है साहब। आज पुरुष भी बहुत बड़ी संख्या में, बड़े पैमाने पर ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन कर रहे हैं, और यही वजह है कि 2,150 अरब रुपए का कारोबार इन कंपनियों ने हमारे देश में बीते साल में किया है, और अगले साल यह 2,700 अरब रुपए से भी बड़ा हो जाएगा। इसका कंपैरिजन अगर हम करें, यह देखिए भारत में कितने पैसे खर्च किए जाते हैं और अमेरिका में कितने पैसे खर्च होते हैं, यह आपके सामने हम दिखा रहे हैं। अमेरिका में डॉलर के मुकाबले अगर देखा जाए, चूंकि हमारी करेंसी डॉलर के मुकाबले थोड़ी कमजोर है इसलिए आपको वैसे दिखेगी, अमेरिका में प्रति व्यक्ति जो खर्च किया जा रहा है ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर वो है $237 प्रति वर्ष। चीन में $33 है, ब्रिटेन में $16 है, और भारत में ये मात्र $7 है। और पूरी दुनिया भर में ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर तकरीबन $54 का खर्च साल में एक व्यक्ति करता है। यानी कि आप जरा सोचिए कारोबार कितना बड़ा है, और ये कंपनियां किस तरीके से ब्यूटी के तमाम कॉन्सेप्ट्स को, सौंदर्य के तमाम कॉन्सेप्ट्स को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बदल रही है। और इसमें हम बहुत तेजी से बढ़ते हुए वो देश हैं जो कारोबार को आगे बढ़ा रहा है। एक वक्त हुआ करता था जब सुंदरता को निखारने के लिए कई पुरानी पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि लेप लगा लीजिए चेहरे पर। उस समय मिट्टी का लेप लगाया जाता था और कहा जाता था कि कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, आपका चेहरा बिल्कुल त्वचा स्पष्ट होगी। आज कहते हैं क्ले लेप लगाइए, उसके लिए पैकेज प्रोडक्ट आता है जो कि कहीं ज्यादा महंगा होता है। अब यहीं पर हम आपको चेताना चाहते हैं, यह कारोबार जितना बड़ा है साहब उतना खतरनाक भी है। इसलिए हम आज इस पूरे कारोबार की बारीकियां आपके सामने लेकर आए। इस तरह के तमाम ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो आप शेल्फ पर खरीदते हैं दुकानों के जरिए, ये खतरनाक केमिकल्स के मिलावट से बनाए जाते हैं। इनमें से कई केमिकल्स ऐसे हैं जो आपको बहुत बीमार बना सकते हैं। इनमें से कुछ तो इतने कार्सिनोजेनिक हैं कि ये कैंसर तक आपके शरीर में पैदा कर सकते हैं। इसमें से कई प्रोडक्ट्स एलर्जी,
बड़े पैमाने पर सामने रखते हैं। ताजा स्टडी के मुताबिक 52% ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जानलेवा केमिकल्स हैं, इसलिए आगाह करना चाहते हैं हम आपको, बचिए इससे। हाल ही में दुनिया के सबसे शीर्ष मेकअप ब्रांड ने ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जहरीले फ्लोरीन केमिकल का इस्तेमाल होता हुआ पाया है। अमेरिका और कनाडा में ऐसे कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह की मस्करा, फाउंडेशन, नेल पेंट्स यानी कि नेल पॉलिश, लिप बाम, आईलाइनर, ब्लशर, लिपस्टिक, इन तमाम चीजों में बड़े खतरनाक केमिकल्स मिले हैं और इनकी जांच चल रही है और इस तरह के ब्रांड्स पर प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है। इसलिए हम आपको आगाह करना चाहते हैं कि जब तमाम ऐसी कंपनियां इस तरह के प्रोडक्ट्स को बाजार में बड़े पैमाने पर पुश कर रही हैं, तो आप भी इनका इस्तेमाल सोच समझ कर कीजिए साहब। कहीं ऐसा ना हो कि सुंदर दिखने की चाहत में लेने के देने पड़ जाए। बात करते हैं असम की, जहां पर मजहबी संग्रहालय का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने राजनीतिक भूचाल खड़ा कर दिया है। अब यहां पर एक म्यूजियम पर विवाद छिड़ गया है। इस म्यूजियम का नाम है मिया म्यूजियम। असम के गोलपारा में इस म्यूजियम का उद्घाटन किया गया था, जिसके बाद से एक नया विवाद शुरू हो गया है। हम आपको बता दें कि असम में मिया शब्द बांग्लादेश के मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस मिया म्यूजियम को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटित घर में चलाया जा रहा था। सबसे पहले ये मामला क्या है, ये समझ लीजिए। रविवार को मिया म्यूजियम का उद्घाटन असम में किया गया। गोलपारा जिले के लखीमपुर में मिया म्यूजियम को स्थापित किया गया। मिया म्यूजियम से जुड़ी पुरानी वस्तुएं यहां पर रखी गई, जो कि मिया म्यूजियम में जो सामान रखे गए हैं ये बांग्लादेश से आए मुसलमानों की संस्कृति और उनकी विरासत को प्रदर्शित करने की बात है। अब यहां पर सवाल क्या खड़ा हुआ? सवाल यह खड़ा हुआ कि आखिरकार मिया म्यूजियम को स्थापित करने के लिए पैसे कौन दे रहा है? फंडिंग पर सवाल शुरू हुआ और इस सवाल के आधार पर असम की सरकार ने मिया म्यूजियम को सील कर दिया है। असम पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है और इस पूरे मामले की एक जांच हो रही है इस संदर्भ में कि क्या इससे आतंकी संगठनों के जुड़ाव की बात भी सामने आ रही है। हम आपको बताना चाहते हैं कि इस म्यूजियम में मियां परिषद के अध्यक्ष हैं मोहर अली। उन्होंने यहां पर अपना घर बनवाया था और घर में जो बनवाया उन्होंने वो पीएम आवास योजना के तहत बनाया गया था, जिसमें उन्होंने एक म्यूजियम खोल दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने म्यूजियम खोलने के बाद से ही इसे बंद करने की मांग आगे रखी थी। कहा गया था कि असम में मियां नाम का कोई समुदाय है ही नहीं। इस संग्रहालय में खेती और मछली पकड़ने के काम में आने वाले औजारों को रखा जाना चाहिए था, जो कि इसका ओरिजिनल प्रावधान था। लेकिन इसके साथ साथ कई ऐसे तरह के पहनावे रखे गए जो कि अल्पसंख्यक समाज के प्रतिबिंब करते हुए दिखाई देते हैं। और खास करके जब इसका नाम मिया म्यूजियम रखा जाता है और मिया का मतलब असम में बांग्लादेशी नागरिक होते हैं, तो आप समझ जाइए कि ये कहां जा रहा है मामला। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस पर तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने म्यूजियम के फंडिंग पर सवाल उठाते हुए इसकी जांच के आदेश दिए। इस मामले में असम मियां परिषद के अध्यक्ष और महासचिव समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों के संबंध आतंकी संगठनों से जुड़े हो सकते हैं, ऐसे शक को भी जाहिर किया जा रहा है। इस पूरे मसले को लेकर अब असम में सियासी संग्राम छिड़ गया है। असम की विपक्षी पार्टी AIUDF के विधायक का कहना है कि हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार राज्य में जरूरी मुद्दों पर चर्चा नहीं करके ऐसे मुद्दों को उठा रही है जो धर्म विशेष के खिलाफ है और जिसकी वजह से सांप्रदायिक सौहार्द खतरे में पड़ेगा। अब मिया म्यूजियम, उस पे म्यूजियम कहाँ है? वो कुछ लोग, ये जनगोष्ठी के 80 लाख लोग हैं, उन लोगों ने अपने को असामीज बोलते हैं कि हम असामीज हैं। आसामी जनगोष्ठी के आसामी जात के एक इंटीग्रल पार्ट है वो। लेकिन कुछ लोग मुष्टि में, कुछ लोग अपना एक संगठन करके मिया बोल के उन्होंने कुछ चीज़ें एक जगह जमा किया है। अब देखिए, कोई भी आदमी इंडिविजुअली अपने घर में
अपने एंसेस्टर, अपने बाप दादा ने जो चीज़ को यूज़ किया उसको अगर एक जगह घर में जमा करते हैं वो तो कोई क्राइम नहीं है, वो कर सकते हैं, उसका अधिकार है कि अपने बाप दादा का अपने इलाके में यूज़ होने वाली चीज़ जो अभी दुर्लभ है, अभी नहीं है, यांत्रिक युग में वो सब खत्म हो रहा है उसका यूज़, उसको प्रिजर्व करके रखे कि फ्यूचर में अपने बच्चों को, सक्सीडिंग जनरेशन को उसका नॉलेज दे, बतलाए। इसके लिए कोई इंडिविजुअली कोई आदमी, कोई गाँव वाले, किसी एक जनगोष्ठी वाले अगर एक जगह कुछ चीज़ें जमा करते हैं वो कोई गुनाह नहीं है। दलीलें कई दी जा सकती हैं और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि बांग्लादेश से आकर घुसपैठ के तौर पर रह रहे लोग जो कि असम में हैं उनको एक वैधता दी जाए। क्या वाकई में असम में एक मियां म्यूजियम की आवश्यकता है? ये यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब असम की सरकार के पास तो है, लेकिन असम में रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय के पास नहीं। आइए बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप में भारत को किस तरीके से एक हाशिए पर रखने की कोशिश हो रही है। भारत T20 के वर्ल्ड कप के लिए प्रबल दावेदारों में से एक है और उसकी जीत को हराने की कोशिश लगातार जारी है। जरा सोचिए, सिर्फ आकलन के तौर पर, अगर खिलाड़ी को ठंडा खाना दिया जाए, अगर उसे रहने के लिए उचित जगह न दी जाए, उसके प्रैक्टिस सेशन के लिए उसे टाइम न दिया जाए, तो क्या खिलाड़ी का प्रदर्शन खराब नहीं होगा? ठीक यही व्यवहार आज भारतीय टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप मैच खेलने के लिए पहुंची हुई है। ऐसे में भारत का एक बहुत बड़ा तबका जब यह कहता है कि एक साजिश हो रही है, तो क्या यह अपने आप में गलत है? सबसे पहले तो भारतीय टीम को रहने के लिए जो होटल दिया गया, वहां से स्टेडियम इतना दूर है कि टीम आने जाने में ही अच्छा खासा वक्त बर्बाद कर रही है। उसके बाद भारतीय टीम को स्नैक्स के तौर पर ठंडा खाना परोसा जा रहा है। यह भी तय नहीं है कि यह बासी खाना है। यह सब हम इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं क्योंकि भारतीय टीम जब बेमन से अपना खाना खाएगी तो जाहिर सी बात है खिलाड़ी अपने आप का बेस्ट परफॉर्मेंस सामने नहीं रख सकते, और अगर बेस्ट परफॉर्मेंस सामने नहीं होगा तो T20 वर्ल्ड कप की जीत का सेहरा भारत के ऊपर नहीं बनेगा। आप इसे महज इत्तेफाक कह सकते हैं, लेकिन साहब ये इत्तेफाक नहीं है। ऐसा लगातार हो रहा है जहां कड़कड़ाती इस ठंड में भारतीय टीम को ठंडा और बासी खाना खाने को मिल रहा है। इसके साथ साथ ये बात भी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर भारतीय खिलाड़ी या कोई भी खिलाड़ी हो, उसे डाइट अच्छे तरीके से न मिले, उसे सही जगह पर प्रैक्टिस करने का मौका न मिले, तो जाहिर सी बात है इसमें कई तरह की दिक्कतें आएंगी, वक्त बर्बाद होगा, और यही हो रहा है। हम इसके कई तथ्य और आपके सामने रखना चाहते हैं क्योंकि आईसीसी ने इस पूरे मामले पर जो तथ्य सामने रखे, जो सफाई रखी है, वह बड़े मामले में हास्यास्पद दिखाई दी। आईसीसी का कहना है कि सभी टीमों के लिए खाना एक जैसा ही है। अगर एक जैसा है तो भारत के टीम को, भारत के खिलाड़ियों को ठंडा खाना क्यों दिया जा रहा है? खिलाड़ियों के लिए जो हैंडबुक दिया गया है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, तो खिलाड़ियों के हैंडबुक में क्या यह लिखा हुआ है कि उनको ठंडा खाना दिया जाएगा? और अगर कहीं कोई दिक्कत है, खाने में खराबी है, तो इसकी आधिकारिक जानकारी होनी चाहिए, जो नहीं है। क्या चाहती है आईसीसी? क्या रोज दिन बैठकर मेल लिखे खिलाड़ी? और अगर भारतीय कैंप से इस तरह की शिकायत मिलेगी तो जांच होगी। अब आप खुद ही सोच लीजिए, जब इस तरह का जवाब आईसीसी के सामने से आएगा तो क्या मतलब समझा जाए इसका? इस पूरे मुद्दे पर हिंदुस्तान के कई खिलाड़ी अब अपने गुस्से को प्रदर्शित कर रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने इसी मुद्दे पर ट्वीट करते हुए लिखा कि वो दिन बीत गए जब कोई सोचता था कि पश्चिमी देश शानदार खातिरदारी करते हैं। स्वागत के मामले में हिंदुस्तान ज्यादातर पश्चिमी देशों से कहीं बहुत आगे है। यह भड़ास पूर्व क्रिकेटर मदन लाल ने भी निकाली है। उन्होंने भी अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि आईसीसी द्वारा टीमों को अच्छा खाना नहीं देना शर्म की बात है। मुझे पता है कि वो इस आयोजन से बहुत पैसे कमाएंगे, लेकिन सुनिश्चित करें कि खिलाड़ियों को भी सुविधाएं दी जाएं। आपने कब देखा कि भारत के पूर्व क्रिकेटर्स इस तरीके से सामने आकर आईसीसी के तमाम कार्यकलाप पर सवाल उठाए? पिछले 8 साल में आईसीसी को कितनी फंडिंग भारत की वजह से मिलती है, जरा ये देखिए। भारत ने आईसीसी को फंडिंग के तौर पर 3400 करोड़ रुपए दिए हैं।
वहीं इंग्लैंड की टीम ने इसी पीरियड में 1100 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज ने इन सभी देशों मिलाकर 1050 करोड़ रुपए फंडिंग के तौर पर दिए। यानी कि आज की डेट में अगर हम बात करें तो किसी भी अन्य देश या देशों के समूह के मुकाबले भारत 3 गुना पैसा राजस्व के तौर पर आईसीसी को दे रहा है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आईसीसी को बीसीसीआई का है और इसके बाद भारत के खिलाड़ियों के साथ इस तरह का व्यवहार क्या अपमानजनक नहीं है? क्या यह साजिश नहीं है? आखिरकार यह दुनिया कब तक हिंदुस्तान के तरक्की पर आंखें गड़ाए बैठी रहेगी? यह बड़ा संगीन मसला है और इस पर हम उम्मीद करते हैं कि सरकार के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठेगी और भारतीय खिलाड़ियों को उनका उचित हक और सम्मान मिलेगा। मिस्टर एनालाइजर के लिए आज हमने अपने दर्शकों के सामने एक सवाल रखा था। हमने पूछा था, क्या केरल के राज्यपाल का विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से इस्तीफा मांगना राजनीतिक कदम है? हमारे दर्शकों में सिर्फ 33% मानते हैं कि यह राजनीतिक कदम है। तकरीबन 66% से ज्यादा लोग यह मानते हैं कि यह राजनीतिक कदम नहीं है, यह उनका अधिकार है। आप बड़ी संख्या में हमारे सवालों का जवाब देते हैं, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी कोशिश यह है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर कम से कम हम आपके सामने एक राय लेकर उपस्थित हों, जिससे आप विश्लेषण के आधार पर एक माकूल ओपिनियन बना सकें। बहुत धन्यवाद मिस्टर एनालाइजर।